हेलो। तो हम ये पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है। तो नीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होते हैं रेस्पिरेटरी। इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा इनमें, और इसका थोड़ा पार्ट बायोमोलिक्यूल से भी लिंक कर रहा है। एक बार आप इनको पॉज करके पढ़ लेना, जैसे कि इसमें कन्फ्यूजिंग पॉइंट क्या होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में शुगर नंबर कितने हैं, ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन का प्रॉब्लम आता है, क्रैब साइकिल में कितने एटीपी हैं। ठीक है। और एटीपी इन फर्मेंटेशन कितना होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ देखिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि प्लांट एनिमल माइक्रोब्स, इन सब में क्या इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। और ब्रीथिंग प्रोसेस है तो O2 इन्वॉल्व होगी। O2 इन्वॉल्व होता है तो और उसके कारण क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ये ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है। ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी 3 जगह यूज़ होती है, एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ एंड ब्रीथिंग में। ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी ट्रैप होता है। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस तो दो में होता है, प्लांट और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों में फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी यूज़ होती है उस पर क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो यूज़ होती है वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है। और जो जैसे बाद में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है मतलब कि इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ जो होती है वो बाद में वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है। ओके। फिर देखिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला शुगर में जो अल्कोहल और एल्डिहाइड इन्वॉल्व होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर वो एसिड भी बनते हैं, और एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब CO2 जब कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। और एंजाइम इन्वॉल्व जब हो रहा है रेस्पिरेशन में तो उससे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड, वो कार्बन कंपाउंड, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब होता है कार्बन कंपाउंड। ठीक है। और ये जो कार्बन कंपाउंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जो कार्बन कंपाउंड है उनका स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और जो मोस्टली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है। ठीक है। और प्लांट और बाकी अदर कंडीशन में फैट, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन भी होते हैं, ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन नहीं है, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड हार्मोन। विटामिन, मिनरल, वाटर एंड हार्मोन, ये 4 नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्लांट ब्रीथ करते हैं क्या, डू प्लांट ब्रीथ। तो डायरेक्ट आंसर नहीं है, ब्रीथिंग ऑर्गन प्लांट में होते नहीं है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के थ्रू। ठीक है। और ईच पार्ट जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट, इन सब में क्या होता है कि लीव, स्टेम, रूट एयर, उसमें डिफ्यूजन के थ्रू एयर ऑब्टेन करते हैं वो लीफ, स्टेम, रूट। ठीक है। एनर्जी नीड जो होती है प्लांट सेल में लो होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। ये भी कारण है, इसी वजह से प्लांट में ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और थिक स्टेम होते हैं, थिक स्टेम होता है, लेकिन इन अंदर से क्या होता है, अंदर से डेड होता है और बाहर से लिविंग होता है। बाहर क्या होता है, पेरेन्काइमा, अंदर से पेरेन्काइमा के थ्रू ये लेते हैं, और अंदर जैसे डेड होता है। ठीक है। ये कारण है कि इसमें ब्रीथिंग ऑर्गन क्यों नहीं होते प्लांट में। ग्लूकोज में मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ठीक है। और उसका ऑक्सीडेशन होता है, ये कार्बन का बॉन्ड है इनके बीच। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो 6 CO2 बना, ग्लूकोज 6 कार्बन है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो पायरुविक एसिड बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है। और ये 3 कार्बन का होता है पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ O2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। पायरुवेट का पूरा दिखा रखा है ये, सॉरी, ये ग्लूकोज का दिखा रखा स्ट्रक्चर। ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पायरुवेट बन गया, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है।
NAD+ से +H+, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन में NADH बना। एक और चीज़ है रेस्पिरेशन लोकेशन। ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। प्रोकार्योट यूकार्योट दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस। प्रोकार्योट यूकार्योट में ग्लाइकोलिसिस कॉमन प्रोसेस है, और ये बिना ऑक्सीजन के होते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेल जो इवॉल्व हुआ होगा वो एनारोबिक हुआ होगा, और ये ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोज मतलब होता है शुगर, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्रीक वर्ड हुआ है। लोकेशन ग्लाइकोलिसिस की साइटोप्लाज्म होता है, प्रोकार्योट यूकार्योट दोनों में होता है। ये दोनों में साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है ग्लाइकोलिसिस, और ये जो है प्रोकार्योट प्लस यूकार्योट दोनों में होते हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। 10 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 10 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए 10 एंजाइम। इसमें फर्स्ट 10 स्टेप होता है इरिवर्सिबल होता है, और थर्ड जो होता है मेन कंट्रोल वाला स्टेप होता है। इसमें पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेस, तीसरे स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, और 10th स्टेप में ये पायरुवेट काइनेस होता है। और पहले और तीसरे स्टेप में जो होता है ATP खर्च हो रहा होता है, और 10th स्टेप में ATP बनता है। ग्लाइकोलिसिस किस में एब्सेंट है? आंसर है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज क्यों? क्योंकि ये माइकोप्लाज्मा प्रोकार्योट, नोस्टोक प्रोकार्योट, लैम्डा फेज वायरस में नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस, यूकार्योट और प्रोकार्योट में होता है, ठीक है। और है अब इसके स्टेप्स पे पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन अभी नहीं हुआ है इसका हेक्सोकाइनेस के थ्रू। इसमें ATP क्या है? ATP अभी एक सेकेंड, ATP खर्च हुआ है, ठीक है। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना आइसोमरेज के थ्रू, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेस के थ्रू। इसमें भी ATP खर्च हुई है। डाईहैप और ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से डाईहैप और PGL पागल ये बना है, ठीक है। और ये जो बाद में डाईहैप से PGL में कन्वर्ट हो जाता है आइसोमरेज के थ्रू, ठीक है। ली चार्लियर प्रिंसिपल के थ्रू हुआ है। ये कीटोस था डाईहैप, और ये एल्डोस, कीटोस शुगर से एल्डोस बन गया, ठीक है। और डाईहैप मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसका मतलब ये हुआ, इसका स्ट्रक्चर ये है। और देखो PGL 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL 3 कार्बन का होता है, वो ऑक्सीडेशन हुआ तो PGL का ऑक्सीडेशन हुआ तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बना, ठीक है। और इसमें 6th स्टेप में क्या होता है कि PGL जो है वो 3 कार्बन का, वो 2 मॉलिक्यूल उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है, क्योंकि इस तरफ रिडक्शन हो रहा है तो इस तरफ ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो 2 NADH बन गया, और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया 2 मॉलिक्यूल। फिर उससे क्या हुआ कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर ATP बन रहा है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP खर्च हो रहा था, यहाँ 7th में बन रहा है। और 8th वाले में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, और यहाँ से वाटर निकल गया, और फिर 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, और 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 पायरुविक एसिड बना। यहाँ पे भी 2 ATP बन गए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे एक है कि यहाँ पे दे रखा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और यहाँ पे क्या तो ग्लूकोज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो बनता है उसमें 2 ATP खर्च होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा ना हमने, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में ATP खर्च हो रहा है, लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से लेकर पायरुवेट बनने तक जितने स्टेप हैं उसमें पहले तो 2 NADH बनता है, 2 ATP जो है उसमें 2 ATP ये आपके 7th स्टेप से बनता है, और 10th स्टेप से भी 2 ATP बनता है, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, तो नेट ATP हमारे 2 ATP खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे 2 ATP बन रहा है,
तो नेट हमारा 2 ATP मतलब पूरा बन रहा है पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, 2 पायरुवेट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और 2 ATP और 2 NADH, ठीक है, वही चीज़ है, वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे। और जो NADH जो फॉर्म होता है वो सिक्स्थ स्टेप में होता है, ठीक है, 6th स्टेप में, और ATP जो फॉर्म होता है वो 7th और 10th स्टेप में होता है। और देखिए पायरुवेट का फॉर्मूला ये होता है, और पायरुवेट में यही होता है कि मतलब H निकल जाता है, माइनस लग जाता है, यही फ़र्क है पायरुविक एसिड और पायरुवेट में। ओके, तो 2 NADH है, 2 NADH 6 ATP देता है। ये कि कैसे देता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि होते हैं ETS के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे आएगा, ठीक है। 2 NADH से 6 ATP बनते हैं, और 2 ATP से 2 ATP, तो ये जो हुआ है ये क्या इसके थ्रू हुआ, 2 ATP मिला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP जिसे हम कहते हैं, डायरेक्ट ATP। SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट ATP। ओके, आगे देखिए, नंबर ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस। नंबर ऑफ ATP जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस में 2 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ATP एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, उसमें भी अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो 8 होते हैं। क्यों 8 होते हैं? क्योंकि इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 NADH भी हमने वो कर लिया है, 2 NADH भी हमने वो इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और तो 2 NADH मतलब 6 ATP, तो 6 ATP और ऊपर का 2 ATP मतलब टोटल 8 ATP, ठीक है। ये 6 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS के थ्रू और 2 ATP SLP के थ्रू। और नंबर ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पूछे तो आप हमें लिखना है 2 ATP SLP, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फेट ऑफ पायरुवेट जो है और टाइप ऑफ सेल, वो फेट ऑफ पायरुवेट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला है टाइप ऑफ सेल पे और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है भैया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में सॉरी ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड जो बना अपना, ठीक है, उनके बीच में 2 ATP 2 NADH, ये जो होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तभी पायरुविक एसिड बनता है। अब पायरुविक एसिड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो 2 पायरुविक एसिड जो है 6 उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो 6 CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स के अंदर ही हमें हमारा लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल होता है, ठीक है। अच्छा, और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ है ये, इसके अंदर का कार्यक्रम क्या होता है। अगर इसके अंदर देखें हम तो पायरुविक एसिड जो आया था अंदर, ठीक है, पायरुविक एसिड जो आया था उसमें पहली बात तो NAD+ से NADH ये रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये रिडक्शन है इसीलिए हम यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो एसिटाइल CoA बना और यहाँ से CO2 निकला तो फिर उसे हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, तो हम इसे पूरे को बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और ये एसिटाइल CoA 2 कार्बन का होता है और ये मैट्रिक्स के अंदर होता है, और ये एसिटाइल CoA क्रैब साइकिल के अंदर जाता है और वहाँ से 2 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये CO2 जो है वो बाहर चले जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अपना ये SLP मतलब डायरेक्ट ATP बताया था। ये जो हमारे लिंक रिएक्शन जो होता है अपना मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। लिंक रिएक्शन मतलब ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच का जो प्रोसेस है। और ये जो इसमें पहले क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये है, और इसमें ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये CO2 निकला और कोएंजाइम में एंटर किया तो इससे क्या बना, ये एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। और ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इससे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नंबर ऑफ ATP जो होगा इसमें 2 पायरुवेट के थ्रू वो 2 NADH बनेगा। कितने, 2 पायरुवेट के थ्रू 2 NADH, ठीक है। 2 NADH मतलब 6 ATP। एंजाइम इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस
कोएंजाइम कौन सा होगा? कोएंजाइम है Na+, लिपोइक एसिड और TPP। कोफैक्टर इसमें Mg+2। क्रैब साइकिल का लोकेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये उसके थ्रू में क्या होता है कि एसिटाइल कोए जो है क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करता है। और इसका नाम क्या, नामकरण क्या है? नाम है TCA। इसे TCA भी बोलते हैं, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। और ये 3 COOH ग्रुप भी होता है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब देखिए ये पूरा क्रैब साइकिल, एक सेकेंड। हाँ, इसमें क्रैब साइकिल में क्या होता है कि देखिए क्रैब साइकिल में ये है कि इसमें क्रैब साइकिल में जितने भी है, पहली बात तो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड है और यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है कैन इंटेलिजेंट ओम करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या होता है कि जो ये जो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसमें क्या होता है? एसिटाइल कोए जुड़ जाता है, ठीक है, और प्लस पानी भी जुड़ जाता है और ये कोएंजाइम इन बाहर निकल जाता है। कोएंजाइम में बाहर निकल जाता है तो फिर 2 + 4 कितने हुए? 6 कार्बन। तो सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। जो सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट बना, उसके बाद क्या होता है कि ये आइसोमरिज्म हो गया तो आइसोसिट्रेट बन गया, ठीक है। और आइसोसिट्रेट बन गया, फिर ऑक्सीडेशन हुआ और आइसोसिट्रेट का, तो फिर यहाँ रिडक्शन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्जेलोसक्सिनेट 6 कार्बन का, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ फिर? अपना डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन, तो कंबाइन मिलके क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ओके। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बन गया। और यहाँ पे फिर से क्या अपना क्या हुआ? यहाँ पर जैसे देखा था अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में CO2 भी निकला और NADH भी निकला। तो यहाँ पे फिर हो रहा है यहाँ पे मतलब ये निकल गया, इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ CO2 बाहर निकला तो ऑक्सीडेटिव, ये ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि रिडक्शन हो रहा था। और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे फिर से कोएंजाइम में एंटर कर गया, यहाँ पे बाहर निकला था इधर इस स्टेप में, पहले स्टेप में, और बाद में अपना 4th स्टेप में दोबारा एंटर कर गया कोएंजाइम कोएंजाइम में वापस एंटर करा। एंटर किया तो क्या बना? सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन का, ठीक है। 4 कार्बन का ये हो गया। यहाँ से 5 कार्बन से 4 कार्बन की वजह से CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। और फिर ये सक्सिनाइल कोए जो है उसमें क्या हुआ? GTP से GTP से ATP, ठीक है ये। और यहाँ पे फिर कोएंजाइम है, यहाँ से फिर से दोबारा निकल गया तो सक्सिनेट बन गया। सक्सिनेट से अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? 4 से लेकर ये पूरा यहाँ तक मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तक ऑक्सीडेशन हो रहा है अपना। तो यहाँ पे फिर ये जब ऐसे बना तो यहाँ सक्सिनेट बन गया, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पर FADH निकल जाता है और H2O अंदर आ जाता है फ्यूमरेट में, तब जाके मैलेट बनता है। और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है NAD+ से NADH। और यहाँ पे इसलिए क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। कि ऑक्सीडेशन कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे FADH2 और NADH जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये जब हो रहे होते हैं तो मतलब इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है अपना, ठीक है। आगे देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो इसके बीच में जो एंजाइम लगता है वो कौन सा होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है COOH CH2 COOH, ठीक है। यहाँ से क्योंकि यहाँ से रिडक्शन हुआ FADH2 से FADH से FADH2 रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, जैसे देख रहे हो ऑक्सीडेशन हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, फ्यूमरेट बन गया। फ्यूमरेट में फिर यहाँ पे पानी ऐड हुआ तो यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पे OH जुड़ गया, तो इसलिए यहाँ पे ये मैलेट बन गया, ओके। ये सब हम देख लिए। तो क्रैब साइकिल में क्या होता है कि अपना 8 एंजाइम, क्रैब साइकिल अपना 8 स्टेप होते तो इसलिए 8 एंजाइम लगे, लेकिन हमें याद सारे नहीं रखने। सक्सिनेट सिंथेटेज एक एंजाइम होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें TC होता है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड होता है इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट, हाँ। और
इसमें 3 NADH निकलता है फाइनली, और 1 FADH और 1 ATP या GTP बोल लो, GTP से ATP बनता है क्योंकि, और आपका 2 CO2, ठीक है। सक्सीनेट से फ्यूमरेट में जब बताया था कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस वो एंजाइम लगता है, तो NAD+ से NADH2 में कन्वर्ट हुआ, ये रिडक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, सक्सीनेट से फ्यूमरेट, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, ATP, हाँ, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं SLP के थ्रू, और 2 NADH बनते हैं OP के थ्रू, तो 2 NADH से 6 ATP, मतलब 6 + 2 8 ATP, और 6 जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 2 जो है SLP के थ्रू। लिंक रिएक्शन में क्या होता है भैया कि 2 NADH जो है उसके थ्रू क्या होता है कि मतलब 6 ATP बन गए, ये जो है मतलब OP के थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू इतना 6 ATP बना है। और ये जो अपना क्रैब साइकिल है, इसमें 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP या GTP बनता है, तो मतलब 3 3 जा 9 ATP, और 1 FADH2 मतलब 2 ATP, तो मतलब टोटल 11 ATP, ये जो कि OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हुआ, और एक ATP अपना SLP के थ्रू हुआ, 1 ATP, तो 11 + 1 12 हुआ, और ये 2 बार चलता है क्रैब साइकिल, तो इसलिए 12 2 जा 24। ओके, और 6 + 2 8 मैंने बता ही दिया तो ऊपर, ये 6 वाला जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और 2 जो है SLP के थ्रू ATP बनता है, ठीक है। और ये क्या नाम है कि ऊपर जैसे मैंने बताया था, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP + 6 ATP, ठीक है, टोटल 8 ATP, और लिंक रिएक्शन में 6 ATP वो आ गया, और 24 यहाँ पे बताया था 24 ATP, तो टोटल हो गया 38 ATP, और कभी एनसीईआरटी में कई बार 38 भी लिखते हैं, 36 भी लिखते हैं। 36 क्यों लिखते हैं, क्योंकि बाकी तो के 2 जो हैं ATP वो खर्च हो जाते हैं शटल सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट के समय, वो अपने उतने सिलेबस में है नहीं, तो 38 या 36 इतना याद रखना है बस, शटल सिस्टम है नहीं अपने सिलेबस में। और क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, स्टेप इन विच ATP यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, यूटिलाइज किस में हुआ है, तो पहले और तीसरे में यूटिलाइज हुआ है ATP अपना, पहले वाले में हेक्सोकाइनेस, तीसरे वाले में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम हुआ है। और दूसरा है क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ SLP इन ग्लाइकोलिसिस, नंबर ऑफ SLP इन ग्लाइकोलिसिस में जो है वो है SLP के थ्रू जो ATP है 2 हैं डायरेक्ट SLP के थ्रू,